नमस्ते बच्चों, ये सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 10वीं कक्षा में स्पर्श पाठ्यपुस्तक में से गद्य खंड बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह गद्यांश में से पहला पाठ है। इसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 में, मृत्यु 1936 में। जन्म स्थान लम्ही ग्राम, वाराणसी में। उपन्यास, इनका प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। गर्बला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक है। निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। आइए, ऐसे श्रेष्ठ लेखक के द्वारा लिखित यह पाठ है बड़े भाई साहब। इस पाठ की अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इस बात के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बड़े भाई छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। दोनों एक साथ छात्रावास में रहते थे। वह कक्षा में थे और 5वीं में। दोनों का ये अंतर जो है, पहले वाले जो है 8वीं कक्षा में थे और छोटे भाई जो है 5वीं कक्षा में। ठीक है। बड़े भाई की उम्र 14 साल की थी और छोटे भाई की उम्र 9 साल। बड़े भाई का स्वभाव से अध्ययनशील थे। दिमाग को आराम देने के लिए भी वह कापियों पर, हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली की तस्वीर बनाते थे। कभी कभी एक ही नाम बार बार लिखते थे। छोटा भाई बहुत चेष्टा करता था कि बड़े भाई ने क्या लिखा, परंतु वह समझ नहीं पाता था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुँह बड़ी बात थी। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। मेरा मन का मतलब यहाँ पर छोटा भाई ये कह रहा है। मेरा मन सिर्फ खेल कूद में लगता था। मेरा मन का यहाँ पर छोटा भाई का मन जो है सिर्फ खेल कूद में ही लगता था। परंतु कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। उनका हमेशा एक ही प्रश्न था कि कहाँ थे। मेरा जवाब मौन था। मतलब मैं उनका जवाब नहीं देता था। मैं अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। अंग्रेजी विषय को लेकर वो सदैव कहते थे कि इस तरह पढ़ोगे तो एक हर्फ अक्षर नहीं आएगा। कुछ सीखने के लिए आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी नहीं सीख पाते। अंग्रेजी सीखना हंसी खेल नहीं है। और तुम तो गूंगा हो। मुझे देखो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ,
फिर भी एक ही कक्षा में दो दो साल पढ़ा रहता हूँ। तुम ऐसे ही दादा की कमाई को खेलकर बर्बाद करो। मैं यह सुनकर आंसू बहा लेता। कौन कह रहा है ये? बड़ा भाई। बड़े भाई उपदेश देने की कला में माहिर थे। उनके सूक्ति बाण सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती थी, क्योंकि छोटे भाई ऐसे ही सोचते थे, ऐसे ही काम करते थे, हर समय कुछ उटपटांग। ठीक है, इसी के कारण छोटे भाई को हर समय आंखें नीची करनी पड़ती है। हिम्मत करता कि खूब पढ़ाई करूं और फिर टाइम टेबल बनाता था, उस पर अमल नहीं कर पाता था। टाइम टेबल तो बना लेते थे, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी ऐसे टाइम टेबल बनाते थे, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते थे। बाहर का खेल का मैदान मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता था और मेरे कदमों का मैदान की ओर बढ़ना भी बड़ा छाव था। एक तरफ से मैं हर समय खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखता था, लेकिन वापसी पर भाई साहब के डांट की नन्ही तलवार लटकती रहती थी। कुछ भी हो जाए, पर खेल का तिरस्कार नहीं कर पाता था। इसलिए सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल होना और मेरा कक्षा में प्रथम आना, और अब बस 2 साल का अंतर होना। अब जो है हम दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। अब मैं खेलने के लिए आज़ाद हो गया, परंतु जैसे ही गुल्ली डंडा खेलकर आया, उन्होंने तो तलवार ही खींच ली। उन्होंने कहा, इस साल अव्वल आ गए तो क्या, घमंड तो रावण का चकनाचूर हो गया, तुम्हारी क्या हस्ती है। क्या है? घमंड तो रावण का चकनाचूर हो गया, तुम्हारी क्या हस्ती है। तो आगे आइए देखते हैं। मेरे दर्जे में आओगे तो, कौन कह रहा है ये? बड़े भाई कह रहे हैं, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जामंड्री में अभाषा की जगह असभ हो जाएगा तो पूरा नंबर कट जाएगा। यह सब रटने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जब समझ नहीं आएगा तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। मुझे अनुभव ज़्यादा है, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। जो कहता हूँ गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। मैं भी डर गया कि पास होने पर तो इतना तिरस्कार हो रहा, अगर फेल हुआ तब तो जान ही ले लेंगे। इस प्रकार की कहानी को आगे बढ़ते हुए छोटे भाई और बड़े भाई के बारे में हम जानते हैं। ये आगे देखिए। फिर भी छोटा भाई जो है खेलना नहीं छोड़ता है। अब हमारे का मतलब छोटे भाई और बड़े भाई साहब के सिर्फ 1 साल का अंतर था। मैं अब दिन रात कनकव्वे उड़ाता था, मांझा देना, गन्ने बांधना। अब भाई साहब उतना खुलकर नहीं डांट पाते थे, क्योंकि अब हम दोनों के बीच का जो अंतर जो है वो बहुत कम हो गया है। सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल होना और मैं पास होना। बड़े भाई ने इस बार दिन रात एक कर दिया। उनके चेहरे की मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। इस बार वो रो पड़े। एक दिन वो मुझे बच्चों के साथ खेलता देख लिया। मैं अब मज़े से खेलता था। उन्होंने अब जो उपदेश में कहा,
तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं। लोग 8वीं में आकर तहसीलदार बन जाते हैं और तुम यहाँ इन बाजार के बच्चों के साथ खेल रहे हो। चाहे मैं फेल हो रहा हूँ पर तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तुम अनुभव की बराबरी नहीं कर सकते। हमने कोई पढ़ाई नहीं की पर घर को कैसे चलाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। दादा ने भी शायद ज़्यादा नहीं पढ़ा पर हमें सुधरने का अधिकार उन्हीं को है। कल को मैं बीमार हो जाऊं तो तुम अकेले हॉस्टल में क्या कर लोगे? मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हें बेराह नहीं चलने दूंगा। अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। इस प्रकार ये कहानी की समापन की ओर चलते हैं। आज मैं खुद को लघु समझ रहा था, मेरी आंखें सजल हो गई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं खेलना चाहता हूँ लेकिन मैं ही बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तभी एक कनकौवा उड़ता हुआ आया और भाई साहब ने झट से उसे पकड़ लिया। इससे हमें पता चलता है कि बड़े भाई साहब के अंतर भी खेलकूद का भाव है, लेकिन छोटे भाई को निर्देशन करने के लिए अपना कर्तव्य को बखूबी निभाने के लिए बड़े भाई हर समय पढ़ा लिखा करते थे। उनके कर्तव्य को वो पूरी तरह से निभाते थे। ऐसे ठीक तरीके से हम लोग भी अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद बच्चों।